नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। सीएम धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे और जहां वो BIG हेलीपैड रुड़की पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जीवनदीप सेवा न्यास रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संत समाज के लोग और स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो दीप सेवा न्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। संत समाज के लोग, स्कूली बच्चे इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भव्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे सभी युगल, उनके माता पिता और आज का इस पूरा संयोजन करने वाले पूज्य यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, और जिनको अभी हम लोगों ने सुना, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य महंत रविंद्रपुरी जी, बड़ा उदासीन अखाड़ा के पूज्य रुपेन्द्र प्रकाश जी महाराज, जूना अखाड़ा के स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, स्वामी शिव प्रेमानंद जी महाराज, साध्वी मैत्री गिरी जी, महंत पूज्य राघवेंद्र दास जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी सत्यव्रतानंद जी, विनोद गिरी जी महाराज, पूज्य हमारे महाराज क्रांतिकारी दर्शन भारती जी महाराज, और सभी पूज्य संतगण, स्वामी विवेकानंद जी समेत सभी, और हमारे यहाँ नगर के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी, मेयर अनिता अग्रवाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय रोहिला जी, राकेश जी, अजीत जी, ओम जी और सागर जी अग्रवाल साहब, दोनों हमारे अच्छे जी समेत दोनों महामंत्री, और नीचे बैठे हुए हमारे सभी पूज्य संतगण, सभी विद्यालय के सभी हमारे शिक्षकगण, अभिभावकगण, और जिनका पूज्य महाराज जी ने यहाँ से सभी का परिचय हम सबके सामने रखा। इस पूरे कार्यक्रम के अनेक धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देने वाली हमारी बहनें मातृशक्ति और आए हुए सभी भक्तजन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, आप सभी सनातन संस्कृति के संरक्षक, सबसे पहले तो हमारे पूज्य सभी संतगणों का, महात्माओं का, धर्मगुरुओं का, सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथ ही में परम पूज्य आज गुरुदेव महाराज, जिनके नाम से सभागार बना है, ब्रह्मलीन पद्म भूषण स्वामी सत्यमंत्रानंद गिरी जी महाराज को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए इस दिव्य महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे आप सभी संतजनों को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। और आप सबकी उपस्थिति से सच में मन और आत्मा में एक नई ऊर्जा का, एक नए उत्साह का और एक नए वातावरण का संचार हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में ठीक ही लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात संत समाज इस संसार में जीवंत तीर्थों के समान होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूज्य संतगणों का, महात्माओं का ज्ञान हम सबका सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा और राष्ट्र निर्माण के पथ पर हम सबको
अग्रसर करने में हमेशा हम सबको आपका पाथेय मिलता रहेगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जीवन दीप सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस पंचदीप महोत्सव के माध्यम से आप सभी के बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस पावन महोत्सव में सतचंडी महायज्ञ, श्री भक्तमाल कथा, 1100 बालिकाओं का पूजन, पाठ्य सामग्री वितरण तथा पास में 6 महाराज जी ने बताया कि 6 आज बहुत 6 हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आज सभी का आशीर्वाद। तो संत समाज के लोग, स्कूली बच्चे इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी संत समाज और छात्रों और वहां मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया, अभिवादन भी किया और साथ ही साथ उनको संबोधित करते हुए संत समाज की पूरी तरह से भागीदारी पर भी खास जोर दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में उपनल कर्मचारियों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही। सरकार द्वारा एस्मा लागू करने और आज से नो वर्क नो पे व्यवस्था शुरू करने के बावजूद कर्मचारी आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं है। हड़ताल कर्मचारियों ने यहां पर विरोध जताते हुए आदेश की कॉपी को जला दिया। उपनल महासंघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष महेश भट्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद समान अब काम, समान वेतन और नियमितीकरण न मिलना सरकार की नाकामी है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को 10 से 15 हजार के वेतन पर प्रदेश के निर्णय और वर्षों तक योगदान देना पड़ता है, लेकिन सरकार उनकी नया नियोजता और उनकी मांगों को बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। और संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हम लोग 10 तारीख से यहाँ पर बैठे, आज हमारा 11वां दिन है। हम लोगों की मांग ये थी कि जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हमें निर्णय मिला है समान काम समान वेतन और नियमितीकरण का, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सभी कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की गई है। और 1.5 वर्ष बीतने के बाद भी अगर कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं मिल पा रहा है, समान काम समान वेतन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हमें इस प्रकार से दिन रात रोड पर बैठकर संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कहीं न कहीं सरकार की नाकामी साबित होती है और विगत हम 10-11 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। योगेश, जानना चाहूंगी, उपनल कर्मचारियों का आज 11वें दिन भी हड़ताल समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सरकार का एस्मा एक्ट और दूसरी तरफ नो वर्क नो पे वाली सिचुएशन भी यहाँ पर आन पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी हड़ताल आखिरकार कैसे भुगत पाएंगे? देखिए निश्चित देहरादून में उपनल कर्मचारियों की हड़ताल का 11वें दिन भी जारी है और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह सरकार ने एस्मा लागू किया है, आज से नो वर्क नो पे व्यवस्था होने के बाद जो है कर्मचारी आंदोलन समाप्त को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी मुख्यतः वजह जो है कहीं ना कहीं हड़ताली कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए जिस तरह से कहा है कि जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके ऊपर जो है समान काम समान वेतन और नियमितीकरण न मिलना सरकार की नाकामी है। और उसने कहा कि उन्होंने जो कर्मचारियों को 10 से 15 हजार रुपए की वेतन मिल पा रहा है, प्रदेश में निर्माण वर्षों से योगदान देना पड़ा, लेकिन सरकारों की नियोजित मांग को नहीं गंभीर मान रही। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोष कर्मचारियों के संघर्ष के दौरान मृत्यु हो चुकी है और अब यदि सरकार दमनकारी नीतियों जैसे एस्मा नो वर्क नो पे पर अड़ी रही तो हालात और खराब हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि स्थिति अगर बिगड़ती है तो उसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार होगी। यानी कि जो है भले ही सरकार इस तरफ ही एस्मा लगाए या जिस तरह से नो पे नो वेतन की बात की है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी जो है लगातार अपनी मांगों पर हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वह अपने इस जिद को छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल योगेश, लेकिन आपने जब उपनल कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हैं उनसे भी बातचीत की होगी, आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि एक तरफ एस्मा एक्ट नो वर्क नो पे वाली सिचुएशन, वो आदेश भी जारी हो जाता है जिसको आज सरेआम जला दिया गया, लेकिन उसके बावजूद सरकार का यही कहना था अगर नहीं मानेंगे उपनल कर्मचारी, क्योंकि 2 महीने का समय उन्हें दिया गया है और मांगा भी गया था समय, क्योंकि डेलीगेशन से जब मुलाकात हुई थी। तो अब क्या लगता है कि अभी भी ये 11वें दिन इस हड़ताल को समाप्त करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि एस्मा एक्ट लागू है और ये उपनल कर्मचारियों पर भारी भी पड़ सकता है?
देखिए बिल्कुल इसमें एक्ट लागू होने के बाद जो है कई चीजें सामने आती हैं कि आप उसमें अपने काम से वहां पर नहीं जा सकते। इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य सेवाएं या जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रभावित नहीं कर सकती। इस पर जो है कार्रवाई तक होने का जो है तय होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मचारी हैं वो इसी जिद पर है कि उनको लेकर के जो हाईकोर्ट ने 2018 में कहा था, उसके बाद उसको सही सुप्रीम कोर्ट ने माना। और उसके बाद जो है 25 में जो है इसको लेकर के समान वेतन समान कार्य को लेकर के जिस तरह से कहा, उस पर काम होना चाहिए। वो सरकार से भी मांग करें कि जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट कर रहे हैं उनको मान लीजिए और हमारा जो है नियमितीकरण हो, ताकि जो है हमें भी जिस तरह हम काम कर रहे हैं उसी तरह से जो है वेतन मिलना चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार का अगला स्टेप क्या रहने वाला है और ये आगे कर्मचारी किस तरह से अपनी इस हड़ताल को जारी रखते हैं। ठीक है योगेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की कारतूस जहर जैसी बयानबाजी को उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा बताया है। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले शब्द बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोई किसी को पूरी तरह से फ्यूज्ड कारतूस बताता है, कोई कारतूस के खोखे से भी काम लेने का दावा करता है। फिलहाल ये सब कांग्रेस के नए सिरे से शुरू हो चुका है। वर्चस्व की लड़ाई का ही ये नतीजा है। देखिए, कांग्रेस के अंदर हमेशा ही अंतर्कलह रहा है और इस समय वह वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसका मैं प्रमुख कारण जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने समय से पहले चुनाव प्रबंधन समिति बना दी, चुनाव संचालन समिति बना दी। अध्यक्ष तो पार्टियों के बनते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हरीश रावत जी भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, चिरपरिचित चेहरा है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो कुल मिला के वहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई आज प्रारंभ हो गई है। हरक सिंह रावत जी का संभवतः प्रयास होगा कि वो कांग्रेस को दोबारा से ग्रैब कर लें और वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हरीश रावत जी को हाशिए पे नहीं लगाते हैं। तो ये इस प्रकार एक वर्चस्व की लड़ाई इस समय कांग्रेस के अंदर चल रही है और मैं समझता हूँ कि समय से पहले चीज़ों को तय करने के कारण ये लड़ाई साल भर के अंदर इस चरम तक पहुँच जाएगी कि कांग्रेस स्वयं को ही नहीं संभाल पाएगी, चुनाव तो कहाँ लड़ पाएगी। हम आगे बढ़ेंगे। शादी के सीजन को देखते हुए यातायात के दबाव वाले मार्गों पर निर्धारित समय के लिए भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि विवाह सीजन के प्रारंभ होने के चलते आईएसबीटी, कारगी चौक, हरिद्वार बाईपास रोड, रिस्पना पुल से जोगीवाला तक मार्ग में काफी संख्या में वेटिंग पॉइंट्स हैं, होटल्स हैं, फार्म हाउस होने के कारण अब दबाव काफी बना रहता है और इन मार्ग पर यात्रा के सुचारू और सुगम संचालन के लिए भारी वाहनों का प्रवेश अग्रिम आदेशों तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इन मार्गों पर भारी वाहन दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक नहीं चलेंगे और इन मार्गों पर यात्रा के सुचारू और सुगम संचालन के लिए आईएसबीटी से कारगी चौक से बाईपास, हरिद्वार रोड से रिस्पना पुल से जोगीवाला तक हरिद्वार की ओर से आने वाले भारी वाहनों को लाल तप्पड़ में पार्क किया जाएगा। शिवान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय की एक बैठक भी थी और जिसमें ट्रैफिक को लेकर काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए गए। तो देखा गया कि चूँकि अभी ये हमारा शादी का सीजन शुरू हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे हमारे वेडिंग पॉइंट्स हैं जो ऑन रोड ही हैं और ऑन रोड होने के कारण जो है आमजन को भी असुविधा होती है और जो शादी ब्याह में जो भीड़ आती है उसको भी असुविधा होती है। इसको देखते हुए 2 से रात्रि 9 बजे तक का एक रखा गया है कि जो हैवी ट्रैफिक जो हमारे बाईपास पर है या जो है हाईवेज़ पर है उनको अलग अलग स्थानों पर रोका जाएगा, जिससे कि शहर में या शादियों के समय जो दिक्कतें रहती हैं, एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, उस पर हम कंट्रोल कर सकते। हम इसी के साथ संत समाज की ओर से एक बार फिर हिंदू जगाओ यात्रा शुरू कर दी गई है, जो यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर देश के कई हिस्सों में भ्रमण करेगी। इस यात्रा के निमित्त हिंदू जागो, घर, बेटी बचाओ, अस्तित्व बचाओ अभियान को लेकर 1 लाख युवाओं से मिलेंगे। इसी कड़ी में यति नरसिंहानंद गिरी की प्रेरणा से बता दें कि दहिया के शिव मंदिर में महंत राम स्वरूपानंद गिरी ने कहा है कि देश का एक समाज भारत पर कब्जे के लिए जनसंख्या विस्फोट कर रहा है और वहीं हिंदुओं को भी अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, जिससे भारत को विधर्मियों से बचाया जा सके। दासना मंदिर से परम पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने एक संदेश देकर के हमें रवाना किया है और यात्रा प्रारंभ हुई है सरवणन घाट हरिद्वार से। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हमारे गुरुदेव पूरे जीवन हिंदुओं को जगाते रहे, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब हमारी जो जनसंख्या है वो समाप्त होने के कगार पर है। रोज हमारी बहन बेटियां लूटी जा रही हैं,
हमारे बच्चों के कत्ल हो रहे हैं। अब अगर हिंदू को अपना अस्तित्व बचाना है, हिंदुओं को अपना धर्म बचाना है, हिंदुओं को अपना समाज बचाना है, अपना परिवार बचाना है, अपना मोहल्ला बचाना है, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करे। अगर हिंदुओं ने आज अधिक बच्चे पैदा नहीं हुए किए तो बहुत जल्दी इस समाज का अस्तित्व समूल रूप से बिल्कुल विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जी महामंडलेश्वर यति नरसिंह महाराज जी जो दासना देवी मंदिर के जो है पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने हमारे जो है गुरु भाई को यति परमात्मानंद गिरी जी को एक यात्रा जो है करने के लिए जो है जिम्मेदारी दी है। वो यात्रा है हिंदू जागो घर बेटी अस्तित्व बचाओ यात्रा। हिंदू जागो घर बेटी बचाओ अस्तित्व यात्रा। ये यात्रा इसलिए है कि आज उन सब की, मैं खुले शब्दों में अगर कहूं तो बार बार यही होता है कि ये साधु संत जो है कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन आज उनकी जनसंख्या इतनी है कि वो अपनी जनसंख्या के बल पर अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे और बहुत जल्द बना लेंगे। यहां तक कि हमारे परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर किसी ईश्वरीय कृपा से अगर 2029 बचा तो 2034 में तो भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो ही जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कहते जीने का अधिकार जितना उनका है उतना ही जीने का अधिकार हमारा भी है, हम सबका भी है, लेकिन जो मानवता के शत्रु हैं ये सारी दुनिया जानती है। हम आगे बढ़ेंगे। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देहरादून चिड़ियाघर में जानवरों की डाइट और देखभाल में बदलाव शुरू हो गया है और मौसम के अनुसार जानवरों को पौष्टिक और गर्म भोजन दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बाघ और तेंदुओं को सर्दी के दिनों में अब 12 किलो मांस दिया जाएगा और ये मात्र गर्मियों की तुलना से अधिक है ताकि उनके शरीर में आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा मिल सके। इसके अलावा जानवरों की रहने की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। जो कि जानवर जमीन पर रहते हैं अब वो बाड़ों में पराल बिछाई जाएगी ताकि उन्हें ठंड जमीन से बचाया जा सके। हाँ, जैसे कि ये तो हर सीज़न का टाइम है, हर सीज़न में चेंज होता ही है। तो जैसे हमारे बड़े जानवर हैं, जैसे हिरन है, हमारे पास 4 प्रकार के हिरन हैं। एक स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है, घुरल है और बार्किंग डियर है। तो इनके लिए क्या है कि खाने में भी चेंज है और रहने के लिए हमने क्या है कि पराल होता है, जो घास पराल है, पराल मंगा दी है और जो शेड बने हुए हैं उनके, उन शेडों में पराल डाल दी है। तो कुछ वो पराल भी खाते हैं और उसमें आराम से लेट जाते हैं। तो एक तो ठंड का वो है। दूसरा क्या है कि हमारा एक फीड आ रहा है, तो उसको डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया था कि ये फीड मंगा लो। जी बिल्कुल, चूँकि विंटर्स आते हैं तो जो मेटाबॉलिक रेट्स वगैरह है सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, पर्टिकुलर रेप्टाइल्स में। तो साथ ही उसके अलावा जो अदर एनिमल्स हैं उनके लिए भी थोड़ा ठंड का तो मौसम मतलब बहुत फेवरेबल नहीं होता है। इस दौरान हम क्या करते हैं, जू के अंदर जो हमारी प्रोसेस है उसमें जो फीड उनको रेगुलर दे रहे होते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। जो हमारी बर्ड्स हैं जो एग्स खाती हैं उनको बर्ड एग्स शुरू कर देते हैं, प्लस उनको प्रोटीन सब्सटेंसेस हम ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। उसका मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जब एनर्जी बॉडी में पर्याप्त रहेगी तो ठंड का असर नहीं होगा। बद्रीपुरी में खुशनुमा मौसम में लगातार श्रद्धालुओं की आमद बढ़ रही है और पंच पूजा की प्रक्रिया के साथ ही श्री हरि नारायण प्रभु और पथरीश पंचायत के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पौराणिक धार्मिक प्रक्रिया वैदिक पंच पूजा के तहत पहले दिन प्रथम पूजा विधान हर्ता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित की गई। विशेष रूप से भगवान श्री गणेश जी का आवाहन किया जाएगा और कल शनिवार 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे और कपाट बंद होने से पहले आदि केदारेश्वर भगवान को अन्नकूट भोग लगाया जाएगा। देखिए, जैसे कि परंपरा है, भगवान बद्रीश्वर के पावन कपाट और भारत वर्ष अखिल राष्ट्र के अभ्युदय और क्षेम के लिए और प्रत्येक साल शीतकाल में देव पूजा के लिए और मंगल कर दिए जाते हैं। इस वर्ष भी 25 नवंबर को भगवान के पावन कपाट मंगल कर दिए जाएंगे देव पूजा के लिए, जिसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। और उस प्रथम प्रक्रिया में आज के दिन भगवान गणेश जी का
आह्वान करने के बाद भगवान बद्रीश्वर के साथ उनका अभिषेक इत्यादि पूजन कर दिया गया। चमोली के सीमांत क्षेत्र जोगीमठ समेत जिला मुख्यालय चमोली के गोपेश्वर क्षेत्र और नंदानगर पोखरी प्रखंड में लगातार भालुओं का आतंक बना हुआ है। हमले में बताते जानमान की सूचना आने के बाद पूरे जिले में भालुओं के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग समेत शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति जबरदस्त आक्रोश जताया है। और इस बीच केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर रेंज में वन्य कर्मियों ने युद्ध स्तर पर क्षेत्र में लंबी दूरी की गश्त लगाई है। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में देर रात फिर भी भालुओं की धमक नजर आई है। ज्योतिर्मठ में जहां नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन के तहत 9 वार्ड समेत दुरुस्त गांव थोंग में अब तक करीब 50 से अधिक पशुओं पर भालू हमला कर चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।